एवरीवन, मैं रोहित सिंह एक बार फिर आ चुका हूं अपने न्यू सेशन के साथ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीमार कंपटीशन एज पर। और आज इस लॉकडाउन के बीच जब हम आज अपने घरों में बंद हैं और हमारे पास करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है और हमारी जो पढ़ाई है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुकी है। तो आइए उस ब्रेक को हटाते हैं और अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार करते हैं और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करते हैं और घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमारे YouTube चैनल पर अपने आगे की सारी क्लासेस हर टॉपिक वाइज सारी चीज़ें सारे सब्जेक्ट के एक एक करके डिटेल में विधिवत पढ़ें। तो दोस्तों, आज का इस सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि एवं छूट। दोस्तों, ये टॉपिक अर्थमेटिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस के वेरिएशंस की बात करें तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, इसमें हम कुछ वेरिएशन से आज शुरुआत करेंगे और आगे के लेक्चर्स में ऐसे ही सारे वेरिएशंस को हम लोग फोकस करते हुए उनको करने के सारे मेथड्स और पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात करते हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की, यानी लाभ हानि एवं छूट। इस चैप्टर को अगर ध्यान दिया जाए तो इस चैप्टर में कुछ शब्द हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हमेशा यूज की जाती हैं। पहले उनके बारे में बात कर दूं। दोस्तों, सबसे पहला इसमें जो चैप्टर में जो आपको टर्म मिलता है समझने के लिए, जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस, जिसको मैं शॉर्ट में सीपी लिख रहा, जिसको हिंदी में क्रय मूल्य भी कहा जाता है। सेकेंड टर्म जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सेलिंग प्राइस, जिसको मैं शॉर्ट में एसपी लिख रहा। इन दोनों के कंपैरिजन करने से यानी तुलना करने से आपको दो रिजल्ट्स मिलते हैं, जिसमें पहला रिजल्ट होता है प्रॉफिट या लॉस। दो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, या तो लाभ होगा या हानि होगी। इस चैप्टर में जैसे ही हम धीरे से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास दो और नए टर्म आएंगे। एक आएगा मार्क प्राइस, जिसको हिंदी में अंकित मूल्य या लिस्टेड प्राइस या छपा हुआ मूल्य भी कहा जाता है। और एक और शब्द आपको मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, जिसको मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है, जिसको बट्टा या छूट भी कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए आइए हम लोग अब चलते हैं बचपन में, जब मैं छोटा हुआ करता था। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे अपने बचपन का। मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं अक्सर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन सब चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। तो आइए चलते हैं बचपन की यादों में। जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे मोहल्ले में एक साड़ी वाला हमेशा आया करता था। जो फेरी वाले होते हैं वो मोहल्ले में अक्सर घूम घूम के सामान बेचते हैं, तो मेरे मोहल्ले में भी एक फेरी वाला आता था। जैसे ही एक दिन वो फेरी वाला आया तो मेरी मम्मी ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि बताओ ये साड़ी कितने की है। फेरी वाले ने सारी साड़ियां दिखाई, उसका जो भी एडवर्टीजमेंट का तरीका था उसने वो सारे यूज किए, प्रमोशंस के तरीके थे वो सारे यूज किए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। उसने साड़ी दिखाई, मम्मी को एक साड़ी पसंद आई। फेरी वाले ने बोला ये साड़ी कितने की है। मम्मी ने पूछा फेरी वाले से ये साड़ी कितने की है, तो फेरी वाले ने कहा ये साड़ी 800 रुपए की है, 800 रुपीज। फिर मम्मी ने उससे कहा कि ये साड़ी 800 रुपए की है, लगती तो नहीं, कुछ कम करो। फेरी वाले ने कहा कि नहीं जी, हमारी खरीद ही नहीं है इतने की, हम कैसे कर दें, इसमें में हमारा कुछ हो नहीं पाएगा। ऐसा कुछ कन्वर्सेशन चलता रहता है कस्टमर के बीच में और शॉपकीपर के बीच में। लेकिन कुछ समय के बाद फेरी वाला अपना सामान लेके जाने लगा और फेरी वाले की आदत होती है वो घूम फिर के फिर आएगा। फिर आने के बाद उसने कहा बहन जी ना आपकी ना मेरी, इस साड़ी को मैं 700 रुपए में आपको दे दूंगा। मम्मी ने कहा नहीं, 600 रुपए में तुम इस साड़ी दो। फिर उस थोड़ा सा कन्वर्सेशन और हुआ, उस फेरी वाले ने इसको 600 रुपए पर मम्मी को दे दिया। सवाल यह उठता है कि अगर वो साड़ी 800 रुपए की थी और फेरी वाले ने वो साड़ी मेरी मम्मी को 600 रुपए पे दे दिया, तो क्या ऐसा करने से उस फेरी वाले को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? अगर ऐसा करने से नुकसान होगा तो कोई भी व्यक्ति बिजनेस क्यों करेगा, क्योंकि वो तो हमेशा लॉस में जाएगा और लॉस के लिए कोई बिजनेस करता नहीं है। तो मैंने उस फेरी वाले से पूछा तो उस फेरी वाले ने मुझे एक दिन वो बात समझाई। उसने कहा देखो, जो साड़ी मैंने 800 की बताई वो साड़ी एक्चुअली 800 के नहीं है, वो साड़ी तो 500 की ही है। मैंने कहा 500 की है, लेकिन तुमने तो 800 बताई। उसने कहा कि ये 500 की है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, मैं शॉपकीपर हूं, मेरा आर्टिकल कितने का है, मेरी वस्तु कितने की है, मुझे पता है। ये कस्टमर को नहीं पता होता। कस्टमर अपना कैलकुलेशन यानी ग्राहक अपनी गणना या अपना जो भी चीज है वो इस बात पे कैलकुलेट करता है कि उसे क्या बताया जाता है, क्या दिखता है। जो कि बताया गया जो मूल्य था वो था 800 रुपए। और कुछ कन्वर्सेशन, कुछ बार्गेनिंग करने के बाद उसने इसको कम करके 700 से फिर 600 पर कस्टमर को दे दिया। अब इसको अगर ध्यान से समझे तो कस्टमर ने जो दाम बताया
कस्टमर को जो दाम बताया शॉपकीपर ने वो था 800, इसी को बोलते हैं मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य या लिस्टेड प्राइस, यानी वस्तु के ऊपर छपा हुआ मूल्य जो कस्टमर के लिए होता है, जो कस्टमर को दिखता है या जो शॉपकीपर कस्टमर को बताता है, वो उस आर्टिकल का होता है मार्क प्राइस, जिसे अंकित मूल्य हम कहते हैं। और उसका जो एक्चुअल दाम था, उस आर्टिकल का जो एक्चुअल मूल्य था वो था 500 रुपए, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी सामान को कितने में खरीदा। किसी भी सामान को खरीदते वक्त अगर आपने उस समय कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी किया है तो वो उस आर्टिकल की रॉ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टैक्स, सारी चीजें जोड़ने के बाद जो मूल्य आता है उसे हम लोग उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी दुकानदार की साड़ी 500 की थी, उस फेरी वाले की साड़ी 500 की थी, वो उसका कॉस्ट प्राइस है। उसने कस्टमर को बताया 800 रुपए, ये मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य था। फिर उसने पहली बार 100 रुपए कम किए, 700 में दिया। दूसरी बार फिर 100 रुपए कम किए, 600 में दिया। इसे हम लोग छूट कहते हैं। और ये छूट अगर एक से ज्यादा बार दी जाए तो इसे हम लोग क्रमवार छूट या सक्सेसिव डिस्काउंट भी कहते हैं। यानी ये है आपका अंकित मूल्य, ये है आपका क्रय मूल्य, और ये जो फाइनल प्राइस जितने में कस्टमर ने उसे खरीदा उसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जितने में आर्टिकल मिला। अब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इन दो टर्म्स के बारे में, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के बारे में। अब 800 का सामान था, कस्टमर ने उसे 600 में खरीदा, यानी कस्टमर के हिसाब से उसे 200 रुपए कम हो गए। इसी को कहते हैं डिस्काउंट यानी छूट। यानी अंकित मूल्य से जितने रुपए कम करके वस्तु को बेचा जाए तो वो अमाउंट, वो वैल्यू जितना रिड्यूस की गई, जितना कम किया गया, उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट यानी छूट, जो कि यहां पर है 200 रुपए की टोटल। और फेरी वाले के लिए साड़ी 500 की थी, कस्टमर ने 600 में खरीदा, तो दुकानदार जितने अपने वस्तु के वास्तविक मूल्य से जितने अधिक अथवा कम में वस्तु को बेचता है उसे लाभ या हानि कहा जाता है। अगर अधिक है तो लाभ और कम है तो हानि। तो यहां का मान चूंकि 100 रुपए वो ज्यादा में बेच रहा है, यानी उसका जो लाभ है वो हो गया 100 रुपए का। तो दोस्तों ये बेसिक सा थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। क्लास स्टार्टिंग है, बेसिक चीजें एक एक करके धीरे धीरे बातें चलेंगे। पेशेंस रखिए, धैर्य के साथ चीजों को देखते रहिए, हर चीज आपको समझ में आएगी। हमारे पास बहुत टाइम है, हम घरों में बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ करें और कुछ अपने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने लगन को के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसके लिए धीरे धीरे करके एक एक चीजें हम लोग डिटेल में इन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया इन शब्दों का मतलब। अब इस चैप्टर में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, टाइप 1 की अगर हम बात करें तो वो आता है बिल्कुल बेसिक सा। जब किसी भी आर्टिकल का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया हो और उससे लाभ हानि निकालना, या लाभ हानि दिया हो उससे विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य निकालना, यानी फर्स्ट वेरिएशन, फर्स्ट टाइप की हम लोग बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की गणना करना। इसको कैसे करेंगे तो आइए जरा ध्यान देते हैं। तो इसके लिए लेते हैं हम एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और एग्जाम्पल कह रहा है, अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी वस्तु को अगर 720 रुपए पर बेचा गया, किसी भी वस्तु को अगर 720 रुपए पर बेचा गया तो वस्तु पर 20% का लाभ होता है। तो बताइए उस वस्तु पर होने वाला लाभ अगर 20% का है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी हमारे पास विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है 720 रुपए, लाभ प्रतिशत दे रखा है 20%, और हमसे कह रहा है क्रय मूल्य यानी सीपी की गणना करें। दोस्तों जब कभी भी हम कोई चीज खरीदते हैं और बेचते हैं तो इनका जो तुलना होता है, कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन से ही प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट आता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट आता है, यानी प्रॉफिट या लॉस एक तुलनात्मक शब्द है, यानी एक कॉम्पेटिटिव टर्म है जो कि तुलना करने से आता है। अब अगर मैं बोल दूं कि मैंने इस मार्कर को 10 रुपए पर बेचा तो मुझे लाभ हुआ या हानि,
इस चीज की आप गणना तब तक नहीं कर सकते, कैलकुलेशन प्रॉफिट लॉस का आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको यह ना पता हो कि आपने इस मार्कर को एक्चुअली खरीदा कितने का था। यानी प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, या छोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है। 100 का सामान खरीदकर अगर मैं 120 रुपए पर बेच रहा हूं तो मैं कहता हूं कि मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ, यह मैं तब बता पाता हूं कि मैं तुलना करता हूं कि मेरे खरीदे गए मूल्य से बेचा गया मूल्य कितने रुपए अधिक है। वो जो अधिक वैल्यू थी, जो एडिशनल वैल्यू थी, उसी को हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। तो दोस्तों बेसिक फॉर्मूले की अगर बात करें तो प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, लाभ जो होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, और चूंकि अभी अभी मैंने आपसे बोला कि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर होती है तो नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा इनटू 100। मैंने अपने पुराने परसेंटेज के लेक्चर में आपको ये चीजें एक्सप्लेन की हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में चीजें कैलकुलेट होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, हर में होता है, और जिस चीज की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है यानी अंश में होता है। वैसे ही अगर हानि प्रतिशत की बात करें, लॉस परसेंट की बात करें, तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस में खरीदी गई मूल राशि, खरीदने वाली राशि बेचने वाली राशि से अधिक होती है, इसलिए यहां सीपी माइनस एसपी। और चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका कैलकुलेशन चूंकि कॉस्ट प्राइस पर होता है, इसलिए यहां पर भी अपॉन सीपी इंटू 100। ये बेसिक फॉर्मूले है, बिल्कुल बेसिक चल रहा है दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है और इन सब चीजों में हमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी भी है। सबसे पहले एक चीज ये बतानी है आपको कि आपको लगता है प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन हर समय कॉस्ट प्राइस पर होता है। बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होता है, बशर्ते क्वेश्चन में यह दिया ना गया हो। जरूरी नहीं है सेलिंग प्राइस पर ही प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन हो सकता है। तो अभी अभी मैंने आपसे कहा जिसके रेस्पेक्ट में चीजें कैलकुलेट होती हैं वो नीचे आता है। तो सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में अगर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होगा तो ये जो डिनोमिनेटर में आपको कॉस्ट प्राइस दिख रहा है, यहां बस आपको सेलिंग प्राइस लिखना होगा। ये बेसिक फॉर्मूला है, जो लोग अपनी जानकारी के लिए नोट करना चाहते हैं इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं। हालांकि इनका प्रयोग हम लोग ज्यादातर वैसे करेंगे नहीं, फॉर्मूला हम लोग कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक सी चीजों को देखते हुए चलेंगे। ये मैंने आपको बस जानकारी के लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। अब इस फॉर्मूले से अगर मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू 720 है, यानी मुझे प्रॉफिट की बात करनी है, तो मैं इसे रब कर दे रहा। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू दे रखा है 20, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है हमारे पास 720, कॉस्ट प्राइस मुझे कैलकुलेट करना है और नीचे भी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इससे इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 5 टाइम्स क्या, फिर हमारे पास ये वैल्यू आई 1/5 इज इक्वल टू 720 माइनस सीपी अपॉन सीपी। सीपी इज इक्वल टू 720 इंटू 5 माइनस 5 सीपी। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, लास्ट में से कैंसिल आउट कर देंगे। इस टर्म को अगर मैं इधर लाऊं तो 6 सीपी बराबर होगा 720, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 720 इंटू 5 अपॉन 6। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले से मैंने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 6 से कट जाएगा ये 120 टाइम्स इंटू 5 यानी 600 रुपीज। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, मतलब जिस वस्तु को 720 रुपए पर बेचा जाता है उसको बेचने से अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो वो वस्तु एक्चुअली जो खरीदी गई होगी वो खरीदी गई होगी 600 रुपए में, और यही इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है। ये इसको करने का बेसिक तरीका हुआ। मेथड नंबर 1 हुआ यूजिंग फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, जिसे आप बेसिक भी कह सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग इसे परसेंट में भी कैलकुलेट करते हैं, आइए मैं उस मेथड से भी आपको बता दे रहा। मेथड नंबर 2, परसेंटेज हमने पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि जिसके रिस्पेक्ट में चीजें कैलकुलेट होती हैं वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। कैसे? जैसे हम स्कूल में मार्क्स पाते थे तो हम बोलते थे हमारा मार्क्स 80% है, क्योंकि हम अपने मार्क्स का कैलकुलेशन टोटल मार्क्स के रिस्पेक्ट में करते थे। यानी अगर हम पूरे में पूरा नंबर पाते तो हमारा 100% होता, यानी टोटल मार्क्स हमारा 100% था। सिमिलरली यहां पर भी प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन चूंकि कॉस्ट प्राइस पर होता है तो यहां कॉस्ट प्राइस हमारा 100% होगा, यानी मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है।
प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 20% और हमें पता है सेलिंग प्राइस जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। चूंकि दोनों परसेंट में है तो ये आपस में जुड़ सकते हैं। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं 100% प्लस 20% तो ये निकल के आएगा 120%, यानी मेरा सेलिंग प्राइस 120% है और इसी 120% का मान गिवन है 720 रुपीज। तो अगर मैं 1% का मान निकालूं तो वो आएगा 720 बटा 120, 720 अपॉन 120 यानी 6 रुपए। यानी मेरे 1% का मान 6 रुपए है। तो वस्तु के क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य 100%, यानी 100% का जो मान आएगा यानी जो कॉस्ट प्राइस आएगा, क्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं, वो आएगा 6 × 100 यानी 600 रुपीज। ये हो गया आपके वस्तु का क्रय मूल्य। ध्यान रखिएगा, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे 30 मार्क का होते हैं अच्छों को मार्क रिश्तेदार, जिनको बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं। ऐसे लोगों से निवेदन है कि पहले बेसिक चीजों पर फोकस करें, क्योंकि जो आप ट्रिक्स यूज करते हैं वो कहीं और से नहीं आते हैं। ये सारी चीजें ही यहीं से निकल के आती हैं। आपने जो वो चीजें वहां यूज की है वो ये चीज यहां पर ऑलरेडी लिखी हुई है, इसी का वो वर्जन होता है, इसी को वो थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसी को हम लोग ट्रिक कहते हैं। दोस्तों ये बात हो गई बेसिक मेथड की। और अगर आप परसेंट से सॉल्व करना चाहते हैं तो फिलहाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको इन बेसिक्स तरीकों से सॉल्व करना नहीं होता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, तो आप चीजों को जल्दी करेंगे। पहला इजी क्वेश्चन है तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चंस आके लेवल आगे बढ़ता रहेगा और वेरिएशंस आएंगे तो और सारी अच्छी अच्छी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, जिससे आपको करना है। तो आइए जरा बात करें थर्ड मेथड हमारा क्या कहता है, कैसे थर्ड मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो पेपर में हमें यूज करना होगा और जो हमारे लिए काफी अच्छा होगा। यूजिंग रेशियो, रेशियो का यूज करना है आपको पूरे अर्थमेटिक में। आपके पूरे अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चंस रेशियो से इजीली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन रट कर नहीं, समझ कर। समझना ज्यादा आवश्यक है, रटना आवश्यक नहीं है। मंजिल तक पहुंचना और उसका रास्ता जानना भी इंपॉर्टेंट होता है। आइए जरा ध्यान देते हैं। मैंने आपको जब परसेंट पढ़ाया तो मैंने आपसे कहा कि जब कभी भी प्रतिशत का कोई टर्म दिया हो, जैसे यहां पर दिखा है प्रॉफिट परसेंट और इसका मान है 20%, और हम परसेंटेज पढ़ चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में। जो बच्चे मिस कर दिए हैं वो हमारे पुराने लेक्चर्स पर जाएं और परसेंटेज के टॉपिक भी देख लें। 20% इसका रेशियो फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/5। इसमें मैंने आपको बताया था कि जिस चीज का परसेंट होता है वो न्यूमरेटर में होता है और जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। चूंकि प्रॉफिट का परसेंट है तो ऊपर वाला टर्म प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में होता है, तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। फिर से सुनिए, प्रॉफिट परसेंट जिसका परसेंट दिया हो वो हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में होता है और जिसके रेस्पेक्ट में वो परसेंट निकाला जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। और ये सारी चीजें परसेंटेज में हम लोगों ने क्लियर कट पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं चीजों का बाकी सारे टॉपिक्स में भी हम लोग पूरे अर्थमेटिक में यूज करेंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो। तो यहां पर हमारे पास अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस फिर हमारे पास हो जाएगा 6 यूनिट, और इसी 6 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है 720 रुपए। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी 120 रुपए, 720/6। तो हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस मतलब 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120 × 5 यानी 600 रुपीज। ये आया आपका आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। शुरुआती क्वेश्चन है तो आपको तीनों मेथड में कोई बहुत ज्यादा वेरिएशंस नजर नहीं आ रहा होगा, सबकी लेंथ जो आपको लग रही होगी वो सेम ही लग रही होगी। बट जैसे जैसे वेरिएशंस क्वेश्चंस के आगे बढ़ेंगे इन चीजों का यूज करते हम लोग चलेंगे और हमारे पास जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे वो काफी इजीली हम लोग इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहला एक छोटा सा एग्जांपल लिया बेसिक सॉल्व करने का। इस वीडियो के एंड में आपको प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैं आज पढ़ाऊंगा। वैसे ही सारे वीडियोस के लेक्चर्स के एंड में जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूंगा वीडियोस के लास्ट में, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो भी कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे और जहां पे भी हो आप फेसबुक पेज पे कंपटीशन एज के आप पोस्ट कर सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। तो ये पहले एग्जाम्पल की बात हो गई। अब थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो बात करते हैं जरा सेकेंड एग्जाम्पल की। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास हुआ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा
कि क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 720 रुपए पर बेचा गया, सेलिंग प्राइस 720 रुपीज गिवन है। किसी वस्तु को 720 रुपए पर बेचा गया तो दुकानदार को उस वस्तु को बेचने से वस्तु के विक्रय मूल्य पर 33.1/3% का लाभ हुआ। याद रखिएगा, ये जो लाभ है वो है ऑन एसपी। सोचने वाली बात, समझने वाली बात ये है कि अभी तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पिछले एग्जांपल में कॉस्ट बेस पे कैलकुलेट किए थे। यहां जो क्वेश्चन हमारे पास है वहां पर वो कह रहा है कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की गई, यानी दुकानदार अगर अपने लाभ या हानि गणना खरीदने वाले मूल्य के बजाय बेचने वाले मूल्य पर कर रहा है तो उसका मान 33.1/3% आ रहा है। तो दो क्वेश्चंस यहां पर गिवन है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि अगर वो लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता, कॉस्ट प्राइस पर करता, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए उस वस्तु का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, एक्चुअल वास्तविक क्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो आइए जरा बात करते हैं। प्रॉफिट परसेंट 33 होल 1/3% है, यानी 33.1/3%, जिसका मान होता है 1/3। अब चूंकि ये प्रॉफिट का परसेंट है, लाभ का प्रतिशत है, तो ये हमारा हो गया लाभ। और लाभ की गणना चूंकि क्रय मूल्य पर होती है, बट क्वेश्चन में यहां विक्रय मूल्य दिया है, तो ये जो नीचे वाला टर्म है वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी यहां पर 1 शो कर रहा है प्रॉफिट यानी लाभ को, और 3 शो कर रहा है एसपी यानी विक्रय मूल्य को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ कितना होगा। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर लाभ। प्रॉफिट हमारे पास 1 रुपए का ही है, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे करना है। 3 का सामान खरीदा और 1 रुपए का लाभ हुआ। अब 3 रुपए का सामान खरीदा और मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने का होगा। तो बहुत सारे लोग बच्चे बोलेंगे 2 रुपए का, और बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे होंगे 4 रुपए का। मन में ऐसा आ रहा होगा, क्लासेस में भी ऐसे बच्चे बोलते हैं। तो थोड़ा मूर्खों दिमाग लगा लो। 4 रुपए में कोई सामान बेचने पर 3 रुपए का सामान बेचा और 4 रुपए खरीदा, तो कभी लाभ तो हो ही नहीं सकता। सिंपल सा लॉजिक है, कॉमन सेंस है, जनरल आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हो वो चीजें हैं कि 3 रुपए का सामान बेचा, 1 रुपए का फायदा हुआ, यानी सामान खरीदा गया होगा 2 रुपए का। चूंकि ये रेशियो है और मुझे चाहिए प्रतिशत, रेशियो को प्रतिशत बनाने के लिए इंटू 100 कर लीजिए, हो गया आपका आंसर 50%। यानी किसी वस्तु के अगर विक्रय मूल्य पर 33.1/3% का लाभ होता है, तो अगर उसी लाभ की गणना उसी वस्तु के क्रय मूल्य पर की जाए तो लाभ 50% का आएगा। यह प्रश्न आपके पेपर में इस तरह से आता रहता है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ 50% का लाभ उसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत के लाभ के बराबर है, या कितने प्रतिशत के हानि के बराबर है। इस तरह से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, दोनों में ही ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये तो पहले क्वेश्चन की, पहले सेक्शन की बात हो गई इस एग्जाम्पल की। अब दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। सेकेंड सेक्शन में हमें निकालना है आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। चूंकि मुझे पता है कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो है 3, मैंने रेशियो में यहां कन्वर्ट कर दिया है। मेरा सेलिंग प्राइस है 3 और मेरा 3 सेलिंग प्राइस 1 प्रॉफिट, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 2। और मेरे पास इस 3 की वैल्यू गिवन है 720 रुपीज, क्वेश्चन में गिवन है। यानी 3 की वैल्यू 720 है, यानी 3 यूनिट बराबर 720 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर 240 रुपए। तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस का मतलब 2 यूनिट। तो अगर मैं इस 2 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 2 यूनिट बराबर 240 इंटू 2, यानी 480 रुपए। ये हमारे उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। मतलब 480 रुपए का सामान है जिसे 720 रुपए पर बेचा गया है, तो दुकानदार को क्रय मूल्य पर 50% और विक्रय मूल्य पर 33.1/3% का लाभ प्राप्त होता है। ये हमने बात कर ली सेकेंड एग्जाम्पल की। पहले एग्जाम्पल में हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था कॉस्ट प्राइस पे, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया था सेलिंग प्राइस पे, और इसमें 2 सेक्शंस पे हमने बात की। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे। और तीसरे एग्जाम्पल में
इन्हीं दोनों चीजों को हम आपस में मिक्स कर देंगे और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, और इन्हीं मेथड का यूज करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा है। अगर आप तीसरा एग्जाम्पल पढ़ें, पहले क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें, पहले एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बच्चों अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होगे तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं की बात कर रहा है वो। चलो दो वस्तुएं मान लेते हैं, ए और बी। वो कह रहा है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, बेचने वाला जो मूल्य है वो समान है। पहली वस्तु पर, वो कह रहा है पहली वस्तु पर दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है, लेकिन ये लाभ 20% का लाभ प्राप्त होता है, लेकिन ये जो लाभ है ये क्रय मूल्य पर लिया गया है। तो पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, 20% का मतलब 1/5। चूंकि ये लाभ क्रय मूल्य पर है तो ये लाभ हो जाएगा और ये क्रय मूल्य हो जाएगा। और कह रहा है दूसरी वस्तु पर उसे 25% की हानि होती है, यानी 1/4, लेकिन ये हानि विक्रय मूल्य पर है, सेलिंग प्राइस पर। तो 25% का चूंकि लॉस है तो ऊपर लॉस हो जाएगा, और चूंकि ये लॉस सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। वो कह रहा है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 रुपए का सामान 1 रुपए का लाभ हुआ। ये लाभ क्रय मूल्य पर लिया गया था, इसलिए नीचे सीपी है। सेकंड वाले पे 25% का लॉस हुआ है। ये लॉस 25% का लॉस हुआ, लेकिन ये लॉस एसपी पर है। चूंकि लॉस का परसेंट है तो लॉस ऊपर और लॉस एसपी पे लिया गया है, तो यहां डिनोमिनेटर सेलिंग प्राइस यानी एसपी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए इन वैल्यूज को लिख लेते हैं। पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5, एक का प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस 6। दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 4, तो मैंने सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस वाले रो में लिख लिया 4। और 1 रुपए का लॉस है। 4 का मैंने एक सामान बेचा और मुझे 1 रुपए का लॉस हो गया, यानी मैंने उस सामान को खरीदा होगा 5 रुपए में। 5 रुपए में, कुछ लोगों के मन में 3 रुपए आ रहा होगा। अगर आप सामान 3 का खरीदोगे और 4 का बेचोगे तो आपको लॉस नहीं, आपको प्रॉफिट होगा। लॉस के केस में हमेशा कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, प्रॉफिट के केस में हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है। तो ये मैंने सिंपली ये डेटा लिख लिया। ये सारे काम आपको दिमाग में करने हैं। पेन पेपर बहुत कम यूज करिए, लेकिन जितना पेन पेपर अभी यूज करेंगे उतना एग्जाम में कम यूज करना पड़ेगा। तो मैंने ये डेटा लिख लिया, लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दे रखी है, सारी चीजें लिखने के बाद वो छूट गई, और वो ये कह रही है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य दोनों का समान है। लेकिन मेरी इस इंफॉर्मेशन में दोनों का विक्रय मूल्य समान नहीं है, ये दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग है। तो आइए इसको सेम कर लेते हैं। सेम करने के दो तरीके हैं आपके पास। 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, जो कि होता है 12, और इन दोनों को 12 बना लीजिए। या अगर आपको इसको लेने में दिक्कत है तो इस नंबर से इधर मल्टीप्लाई और इस नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो मैं भी वही कर दे रहा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा 4 से। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, याद रखिएगा चूंकि ये रेशियो होता है तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो सीपी एसपी दोनों में होगा। आप सोच रहे होगे कि आप नीचे वाले में करना था तो आप ऊपर वाले में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको दिख रहा है ये इस तरह से, लेकिन वो कुछ इस तरह से नहीं, वो कुछ इस तरह से है, अपॉन। और जब कभी रेशियो में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है, तो आपको भी मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे ही करना है दोनों में। तो मैंने इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसका मान आया 20 और इसका मान आया 24, और 20/24 का मान 5/6 होता है, यानी हमारा रेशियो भी चेंज नहीं हुआ और ये 24 हो गया। और ये 6 था तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 6 से, ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 24, 30 और 24। अब देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। 30/24 5/4 ही होता है, 20/24 5/6 ही होता है। प्रॉफिट है यहां पर 20% का कॉस्ट प्राइस पर, लॉस है यहां 25% का सेलिंग प्राइस पर। कोई भी दिक्कत नहीं है, 24 का 25% 6 का लॉस, 30 का खरीदा, सारी वैल्यूज मैच हो चुकी हैं, बस हमें आंसर निकालना है। अब हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि बताइए ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या है, कुल सौदे पर होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो टोटल अगर सीपी की बात करूं 30 + 20 यानी 50 आया। याद रखिएगा
अब आपको इन पुराने नंबर से मतलब नहीं है, मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं आपको उन्हीं को यूज करना है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा 50 रुपए है और टोटल सेलिंग प्राइस मेरा 48 रुपीज आया। तो उसने पहले क्वेश्चन में पूछा कि बताइए कुल सौदे पर होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत। मैंने कुल 50 का खरीदा और 48 रुपए पर बेच दिया, तो मुझसे कह रहा है होने वाला कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो यहां हमें साफ साफ दिख रहा है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से बड़ी है, तो यहां हमें लॉस हो रहा है और ये लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 2 रुपए का, और ये लॉस चूंकि हमें कॉस्ट प्राइस पर लेना है यानी 50 × 100 यानी ओवरऑल 4% का लॉस हो रहा है। याद रखिए प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करना होता है। जब प्रश्न में दिया गया हो, मेंशन हो कि कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस के बारे में वो कह रहा हो, तभी आप सेलिंग प्राइस पर लीजिए। अदरवाइज प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पर ही आपको करना होता है, चाहे मेंशन हो या ना हो। जब मेंशन हो तभी सेलिंग प्राइस पे करें, अथवा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास बात कर रहा है कि बताइए कि दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेशियो कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है। तो पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 20, दूसरे का कॉस्ट प्राइस 30, यानी इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 2:3 है। अब यहां से कोई भी वैल्यू देकर अगर आपसे कुछ भी पूछ रहा है तो उन सारी चीजों का मान आप निकाल सकते हैं, हर चीज की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। तो ये दूसरा एग्जांपल हुआ। तीसरा एग्जांपल पे हमने बात की जहां पर फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल को दोनों को मिक्स करते हुए हमने इस थर्ड एग्जांपल के बारे में थोड़ी सी बात की। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसी से मिलता जुलता एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, तो आइए जरा उस पर बात करते हैं। तो आइए देखें आपका फोर्थ एग्जांपल, चौथा उदाहरण आज के इस लेक्चर का, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीन पे क्वेश्चंस को पढ़ें। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने की आदत डालिए। पेपर में जल्दीबाजी में आप आधे अधूरे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आराम से पहले क्वेश्चंस पढ़ें, समझें और देखिए क्या कह रहा है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कह रहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, पहली वस्तु पर उसे 10% का लाभ होता है, प्रॉफिट, जबकि दूसरी वस्तु पर ऑन द सेकेंड आर्टिकल ही गेट लॉस ऑफ 10%, उसे 10% की हानि होती है। और ये लाभ क्रय मूल्य पर है और ये हानि विक्रय मूल्य पर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डेटा भी बिल्कुल उसी तरीके का है। वो कह रहा है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। पहली वस्तु पर यदि दुकानदार को 10% का लाभ होता है और क्रय मूल्य पर, और दूसरी वस्तु पर अगर दुकानदार को 10% की हानि होती है विक्रय मूल्य पर, तो कुल सौदे पर होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। मैंने इस एग्जाम्पल को यहां पर इसलिए रखा है क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके पेपर में कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है। कई सारे एग्जाम्स में आया, एसएससी में भी आया, बैंकिंग में भी आया है। मिलता जुलता बिल्कुल, डेटा थोड़ा अलग हो जाता है। इसको करने के लिए कई सारी किताबों में या कई सारे लोग कुछ मेथड्स बताते हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। वो मेथड क्या है, कितना सही कितना गलत, क्या हमें समझना चाहिए, गलत तो कुछ भी नहीं है, उसमें समझना है कि हम कहां इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं अपने मेथड से। तो पहली वस्तु पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, आप भी थोड़ा डायरेक्ट लिखने की आदत डालें। CPSP 10% का मतलब 1/10, चूंकि ये प्रॉफिट है तो ये CP होगा, क्योंकि यहां प्रॉफिट का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पर है। यहां 10% का मतलब ही 1/10, ये लॉस है, और ये SP, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट का कैलकुलेशन जो है वो सेलिंग प्राइस पर किया गया है। अब मैं डेटा लिख लेता हूं। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10, एक का प्रॉफिट तो 11, दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस 10, एक का लॉस, ये 11। 10 का बेचा, एक का लॉस हुआ, यानी खरीदा 11 का होगा। सेलिंग प्राइस हमारा सेम नहीं है, तो आइए इसको सेम कर ले। सेम मेथड, हमें इन दोनों को सेम करना है। ये 10 है तो इसे 10 से मल्टीप्लाई, और ये 11 है तो इसे 11 से मल्टीप्लाई। ये हमारे पास इक्वल करने के बाद डेटा आ गया। देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। इसकी वैल्यू 10/11 ही होती है, इसकी वैल्यू 11/10 ही होती है। सारा डेटा मैच हो चुका है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस है दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड कर लोगे आप तो आ जाएगा 221, और अगर मैं ओवरऑल सेलिंग प्राइस की बात करूं तो इन दोनों को जोड़ लूं तो आ जाएगा 220। पहली वस्तु पर मुझे 10% का लाभ हुआ है, 10 का सामान 11 पर बेचा। दूसरे पर 10 का लॉस है तो 10 का सामान बेचा,
एक का प्रॉफिट, एक का लॉस हुआ तो खरीदा ही 11 का, दोनों का मैंने प्रॉफिट लॉस सेलिंग प्राइस दोनों का मल्टीप्लाई करके सेम कर लिया, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आया, ओवरऑल सेलिंग प्राइस आया। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल, तो मुझे यहां पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो अगर देखूं तो मुझे यहां लॉस हो रहा है, और ये जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 1 रुपए का, और ये लॉस या प्रॉफिट सीपी पे कैलकुलेट करना होता है क्योंकि कुछ कह नहीं रहा। तो अगर कहता है सेलिंग प्राइस पे तो यहाँ 220 लिख लेते इनटू 100, यानी 100/221% का उसे हो रहा है लॉस। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, नेक्स्ट एग्जांपल जो है अगर मैं उसको सॉल्व करूं, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ें और पिछले क्वेश्चन यानी इस सॉल्यूशन को देखें और पिछले क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को देखें, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। बस केवल एक डिफरेंस है कि पिछला क्वेश्चन या जो आपके जिसका सॉल्यूशन आपकी बोर्ड पर है, यहां पर एक पर 10 का प्रॉफिट था, दूसरे पर 10 का लॉस था, ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस था और ये सेलिंग प्राइस पर था। लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इस पर 10% का प्रॉफिट और 10% का लॉस भी है, दोनों का कॉस्ट सेलिंग प्राइस सेम भी है, लेकिन यहां पर दोनों प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर है। ये जो क्वेश्चन था एक्चुअली, जो ये क्वेश्चन है ये आपके पेपर में आया था जहां दोनों का कॉस्ट प्राइस पर था। तो उसको कैसे करना है, तो अगर मैं उसी क्वेश्चन को इसी में थोड़ा सा करेक्शन करूं, पुराने इस सॉल्यूशन में और ये जो आपके पास नया क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन में, तो कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं दिख रहा, केवल एक ही डिफरेंस दिख रहा है कि ये जो लॉस हमारा सेलिंग प्राइस पर था, ये सेलिंग प्राइस पर नहीं, ये कॉस्ट प्राइस पर है। तो ये हमारा अब ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्योंकि लॉस का परसेंट है, तो लॉस, और यहां कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में है तो डिनोमिनेटर हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब सारा डेटा मैं अगर लिखूं तो कॉस्ट प्राइस 10, सेलिंग प्राइस 11, ये तो वैसे ही है क्योंकि इसमें तो कोई चेंज था नहीं। चेंज बस यहां हुआ कि ये भी कॉस्ट प्राइस पर हो गया, तो इसका भी कॉस्ट प्राइस 10 और एक का लॉस, तो सेलिंग प्राइस हो गया 9। अब कई सारे बच्चे क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, 20 का खरीदा 20 पर बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन में भी नो प्रॉफिट नो लॉस था। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसने ये भी बोला है सेलिंग प्राइस सेम है और हमारा सेलिंग प्राइस सेम यानी विक्रय मूल्य समान नहीं है, तो हमें इनके विक्रय मूल्य को सेम करना पड़ेगा। वही पुराना काम, 9 से मल्टीप्लाई 90 एंड 99 और इसको 11 से मल्टीप्लाई 110 एंड 99। अब अगर आप देखें तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। फर्स्ट पर 10% का प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पर, सेकंड पे 10% का लॉस है वो भी कॉस्ट प्राइस पर। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस अब हमारा आया 200 रुपए, ओवरऑल सेलिंग प्राइस अब हमारा आया 198 रुपीज। तो हमसे कह रहा है कि जरा बताइए कि ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो यहां पर दोस्तों 200 का सामान 198 पर बिका, लॉस हो रहा है, लॉस 2 का हो रहा है और ये लॉस कॉस्ट प्राइस पर है यानी 200 पर इंटू 100 यानी 1% का लॉस। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया। सेम प्रोसेस यूज किया हमने, चाहे वो कॉस्ट प्राइस पे था चाहे वो सेलिंग प्राइस पे था, हमारे पास आंसर आ गया। अब इस एग्जाम्पल को लेके जो समझने वाली चीज है वो क्या है, तो आइए जरा उस पर बात करते हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे किताबों वगैरह में या सॉल्यूशंस में दिया होता है कि इसके लिए आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 या माइनस आर स्क्वायर अपॉन 100 का। इन दोनों में आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और मैं आपको पहले तो एक चीज कंफर्म कर दूं कि ये दोनों सेम ही है, क्योंकि एक प्रॉफिट है R% का और एक R% का लॉस है, उसको रख के अगर आप यहां सॉल्व करोगे तो आपको यह रिजल्ट मिलेगा। तो इसको कुछ इस तरह से बताया जाता है कि अगर दो आर्टिकल को बेचा जाए सेम प्राइस पर और एक पर जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा हो दूसरे पर उतने प्रतिशत का ही हानि हो रहा हो, तो अगर ओवरऑल हमेशा लॉस होता है या एक ही आर्टिकल को 2 बार बेचा गया सक्सेसिवली और जितने का प्रॉफिट लिया गया सेकेंड टाइम उतने का ही लॉस लिया जाए, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होता है और ये लॉस माइनस आर स्क्वायर अपॉन 100 के बराबर होता है, जहां पर जो माइनस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस को। तो अगर मैं इसका यूज करूं तो यहां भी 10% का लाभ है पहले पर और दूसरे पर 10% की हानि है, यानी 10 का स्क्वायर बटे 100 यानी माइनस 100 अपॉन 100 यानी हमारे पास माइनस 1% आएगा, यानी 1% का लॉस। और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
बहुत सारे बच्चे इस प्रोसेस को सॉल्व कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं और आंसर भी मैच कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो समझने वाली चीज है वो ये है कि ये मेथड या ये तरीका अप्लीकेबल हर जगह नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए मैंने आपको पहले कुछ एग्जांपल्स कराए। अब अगर आप इस फॉर्मूले का यूज पिछले क्वेश्चन में करें जो जस्ट इसके पहले हमने किया, जहां पर 10 और 10 था, एक का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे था और एक का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे था, फिर तो वहां पर भी आंसर 1% का लॉस ही आना चाहिए, जो कि गलत है। वहां हमारा लॉस आंसर कुछ और आया था और यहां हमारा आंसर कुछ और है। तो अगर आप इसके थ्रू जाते हैं तो आपको 2-3 बातें समझनी है। ये कंडीशनल होता है, ये सब जगह अप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए क्या कंडीशन है तो याद रखिएगा, अगर दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस मस्ट बी सेम। एक पर जितने परसेंट का लाभ है दूसरे पर उतने परसेंट का ही लॉस हो, मतलब एक पे प्रॉफिट और दूसरे पे लॉस होना चाहिए और सेम परसेंट में प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए। और दोनों का प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कॉस्ट प्राइस पर अगर कैलकुलेटेड है, क्रय मूल्य पर लिया गया है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो आप इस प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते और ये प्रोसेस आपका हर जगह अप्लीकेबल है। सारे क्वेश्चंस में आप इसे यूज कर सकते हैं, चाहे दोनों प्रॉफिट हो, चाहे दोनों लॉस हो, दोनों सेलिंग प्राइस पे हो, दोनों कॉस्ट प्राइस पे हो, एक कॉस्ट प्राइस पे हो, एक सेलिंग प्राइस पे हो, एक पे प्रॉफिट हो, एक पे लॉस हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मेथड के थ्रू आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है, क्वेश्चंस में रूप में आता है, वो कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके देता है। वो आपको ऐसे डायरेक्टली बोल सकता है या थोड़ा ऐसे भी कहता है कि एक दुकानदार ने 2 घड़ियां बेची, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 999 रुपए है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर अगर 20% की हानि हो जाती है तो बताइए कुल सौदे पर होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है। कुछ इस तरह से प्रश्न पूछेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस पता होता है, प्रॉफिट परसेंट पता होता है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने लगते हैं। आपको कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, क्योंकि हर बार आपको डेटा ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आप इजीली कॉस्ट प्राइस निकाल सके। हो सकता है कॉस्ट प्राइस आपका पॉइंट में है, डेसिमल में है, तो आप कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं और आपको लगता है कि क्वेश्चन लंबा है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। जब आपसे परसेंट पूछ रहा है, इवन वैल्यू भी पूछ रहा हो, तो आप रेशियो के थ्रू जाइए, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये बात की हमने, अभी तक जो बात की वो बात की फर्स्ट टाइप पे, पहले टाइप पे, जहां पर हम लोगों ने कैलकुलेशन किया और यहां पर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस दिया हो, ये सीपी पे हो चाहे एसपी मिक्स करके दिया हो, उसको करने का तरीका हमने देखा। वीडियो के एंड पे, इस एंड में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं सेकंड टाइप पर। तो फर्स्ट टाइप था हमारा कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड एसपी। सेकंड वेरिएशन की बात करें, छोटा सा सेकंड वेरिएशन है। सेकंड वेरिएशन कहता है रिलेटेड टू कैंडीज, क्वेश्चन रिलेटेड टू कैंडीज, टॉफियों पर आधारित प्रश्न। कैंडीज से रिलेटेड क्वेश्चन, टॉफियों पर आधारित प्रश्न। अब टॉफियों पर आधारित, टॉफी से मतलब केवल टॉफी से नहीं, किसी भी आर्टिकल से हो सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इस रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आइए जरा एग्जांपल लेते हैं। तो जरा देखिए, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या नॉर्मली मैं बात करूं तो 3 तरह से क्वेश्चन इसमें आता है। पहला एग्जांपल इससे रिलेटेड आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 4 रुपए में 5 की दर से कुछ टॉफियां खरीदी। 4 रुपए में 5 की दर से। अ शॉपकीपर परचेज सम कैंडीज एट द रेट ऑफ 5 for 4 रुपीज। एक दुकानदार ने 4 रुपए में 5 की दर से कुछ टॉफियां खरीदे, तो वह इन टॉफियों को किस दर पर बेचे ताकि उसे कुल सौदे पर 20% का लाभ हो जाए। तो वह इन टॉफियों को किस दर पर बेचे ताकि उसे कुल 20% का लाभ हो जाए। क्वेश्चन पढ़ लें फिर से। क्वेश्चन में कह रहा है शॉपकीपर परचेज सम कैंडीज एट द रेट ऑफ 5 for 4 रुपीज। एक दुकानदार ने 4 रुपए में 5 की दर से कुछ टॉफियां खरीदी, तो बताइए वो इन सारी टॉफियों को किस दर पर बेचे ताकि उसे कुल सौदे पर 20% का लाभ हो जाए। अब ध्यान रखिएगा, या आपको टॉफियां उसने कितनी खरीदी इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये एक रेट है, कहने का तरीका है। सेब वाला आपसे कहता है सेब 40 रुपए किलो है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेब 40 रुपए किलो है तो 1 ही किलो खरीदना है। आर्टिकल की क्वांटिटी वो डिपेंड करती है, लेकिन यहां ये रेट गिवन है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने 4 रुपए में 5 ही टॉफी खरीदी। हो सकता है 8 रुपए में 10 भी खरीद रहा हो, 20 रुपए में 25 भी खरीद रहा हो, वो कितनी भी खरीद रहा है, एन चॉकलेट, एक्स टॉफी, कुछ भी, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ये मैं चीज आपको इसलिए बताना चाह रहा क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंट
याद रखिएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, लाभ अथवा हानि प्रतिशत वस्तुओं की संख्या पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ आर्टिकल पे डिपेंड नहीं करता। प्रॉफिट या लॉस हमेशा की वैल्यू जो है, लाभ या हानि की जो वैल्यू है, मात्रा है, वो नंबर ऑफ आर्टिकल पे डिपेंड करती है। यानी अगर मैं एक सेब पे 10 रुपए का लाभ ले रहा हूं तो 5 सेब पर मुझे 50 रुपए का लाभ होगा, वैल्यू डिफर करेगी। लेकिन अगर मुझे एक सेब पे 10% का लाभ हो रहा है तो सेम टाइप के अगर मैं 100 सेब भी बेचूंगा तो मुझे लाभ 10% का ही होगा। यानी परसेंट वैल्यू नंबर ऑफ आर्टिकल पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो इंडिविजुअल प्रॉफिट का मान है, लाभ का मान है, वो आपका वस्तुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो हमारे पास कह रहा है कि एक दुकानदार ने 4 रुपए 5 की दर से कुछ टॉफियां खरीदी, तो बताइए वो उस टॉफियों को किस दर पर बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। आपको कैसे करना है, आइए जरा बात करते हैं धीरे से। आपको सबसे पहले उसने देखना है उसने कितने रुपए में, रुपए का टर्म पहले लिखिए और टॉफी बाद में, उसने कितने रुपए में कितनी टॉफी खरीदी या बेची, जो भी रेट गिवन है आप उसमें लिख लीजिए और रुपए का टर्म इधर और आर्टिकल को इधर। अब बस आपको यह देखना है कि उसने 4 रुपए में किया क्या। वो कह रहा है कि उसने 4 रुपए में 5 टॉफियां खरीदी, 4 रुपए में खरीदी, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आप यहां 100 ले लीजिए। 100 लेना इजी होता है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यहां 100 ले लेते हैं हम। 4 रुपए में 5 की दर से टॉफियां खरीदी, यानी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 4 रुपए, कॉस्ट प्राइस का मतलब 100, तो आप यहां लिख लीजिए 100। सीपी को हमेशा 100 लेके चलना है, इस बात का बस ध्यान रखिए। 100 रुपए सीपी 4 रुपए में खरीदा था, खरीदने का मतलब सीपी का मतलब 100। अब आपको चाहिए क्या, वो कह रहा है किस रेट से बेचे ताकि आपको 20% का लाभ हो जाए। 20% का मतलब 100 रुपए का सामान था, 20 का लाभ, यानी 120 आपको इधर लिखना है। याद रखिए 4 रुपए में उसने 5 टॉफी खरीदी है, ये 4 रुपए खरीदने का मूल्य, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब आपको 100 लिखना है, सीपी के लिए 100। जो निकालना है वो कह रहा है 20% का लाभ लेने के लिए, तो 100 का सामान 20 का लाभ तो 120, ये हमेशा आर्टिकल के नीचे लिखना है। अगर वो कहता है कि 10% की हानि लेने के लिए उसे किस रेट पर बेचना चाहिए, तो 100 तो यहां पर हम 90 लिखते हैं आर्टिकल के नीचे। जो फाइंड आउट करना है वो हमेशा आर्टिकल के नीचे लिखना है, याद रखिएगा, और जो गिवन है वो हमेशा रुपीस के नीचे लिखना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर मिल गया। ये हो गया 4 × 120 रुपीज में उसे 5 × 100 खरीदना होगा इस रेट से। तो बस अगर वैल्यूज को देखा जाए तो यहाँ 0 0 कट गया, 2 से कट गया ये 6 बार में, 2 से कट गया ये 5 बार में, यानी 24 रुपीज में 25 टॉफी के रेट से अगर वो बेचेगा तब जाके उसे प्रॉफिट हो जाएगा 20% का, चाहे उसने जितनी भी टॉफियां खरीदी हो। अगर वो उसे हर 25 टॉफी को 24 रुपए में बेचेगा तो वो जहां पर 4 रुपए में 5 लाया था, अब अगर वो 24 रुपए में 25 टॉफी बेचेगा तो वो 20% के प्रॉफिट में रहेगा, 20% के प्रॉफिट में रहेगा। अब अगर मुझसे क्वेश्चन में यह भी पूछ लेता कि बताइए उसने 75 टॉफियां बेची, 75 टॉफियां उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो, तो अगर वो 25 टॉफी 24 रुपए का बेच रहा है तो 75 टॉफी कितने का बेचेगा वो भी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। या वो ये भी कह सकता है कि बताइए उसे 48 रुपीज में कुल कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए, तो अगर वो 24 रुपए में 25 टॉफी बेच रहा है तो 48 रुपीज में 50 टॉफियां बेचेगा। यानी आर्टिकल से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से आर्टिकल, ये सारी वैल्यूज का कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ। पहला क्वेश्चन जो पहला वेरिएशन इसका आता है वो कुछ इस तरह से होता है। बात करते हैं इसके सेकंड वेरिएशन की, इसके सेकंड टाइप की कैंडीज में। तो सेकंड टाइप के लिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 3 रुपए में 2 की दर से कुछ टॉफियां बेची। 3 रुपए में उसने 2 की दर से बेची, याद रखिएगा बेचा है उसने, तो उससे 20% का लाभ हो गया। जब एक दुकानदार ने 3 रुपए में 2 की दर से कुछ टॉफियां बेची तो उसे 20% का लाभ हो गया, तो बताइए उसने टॉफियों को किस दर पर, किस रेट पर खरीदा होगा। When a shopkeeper sell 2 candies for 3 rupees, then he get profit of 20%. Then at what rate he has purchased his candies? तो उसने अपनी टॉफियों को किस दर से खरीदा होगा। आइए जरा ध्यान दे, उसने 3 रुपए की में 2 की दर से बेचा है, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता है 100, बेचा है और बेचने से उसे हुआ है 20 का लाभ, यानी आपको यहां 120 लिखना है। ये 120 क्यों लिखना है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है 100 रुपए प्लस 20 का प्रॉफिट भी था, और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब 100, तो हमें यहां लिखना है 100।
या कहता है सेलिंग प्राइस निकालो तो भी यहाँ जो भी कहता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। चूंकि कॉस्ट प्राइस है ये, सीपी हमेशा 100, ये सेलिंग प्राइस है 3 रुपए में बेचा गया है तो 20 का लाभ हुआ, इसलिए यहाँ 120 लिखा गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 300 रुपए में उसे 240 टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, यानी 10 रुपए में उसे 8 टॉफियों की दर से उसने खरीदा होगा। कॉस्ट प्राइस पूछा, ये सीपी का रेट आया, यानी उसने 10 रुपए में 8 की दर से, या और छोटा कर ले तो 5 रुपए में 4 की दर से टॉफियां खरीदी होंगी और उनको 3 रुपए में 2 की दर से बेच दिया, तो आपको जो था वो 20% का प्रॉफिट हो गया। यानी यहां बेचने वाला रेट दिया है, खरीदने वाला रेट निकाला। प्रीवियस एग्जांपल में कॉस्ट प्राइस का रेट गिवन था, सेलिंग प्राइस का रेट हमने निकाला था। इसमें उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और इसी के लास्ट वेरिएशन पे आते हैं, जो कि आज का लेक्चर का हमारा लास्ट होगा। इंट्रोडक्शन लेक्चर था, बिल्कुल छोटे एग्जांपल शुरू किया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लासेस में और इस पे ज्यादा डिटेल में और बड़े क्वेश्चंस पे बात करेंगे, बहुत सारे वेरिएशंस हैं हमारे पास। तो आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार ने जब 4 रुपए में 5 की दर से टॉफियां बेची तो उसे 20% का लॉस हो गया। जब उसने बेचा तो उसे 20% का लॉस हो गया। उसने 4 रुपए में 5 टॉफियां बेची तो 20 का लॉस हो गया। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 100 और इसने 4 रुपए में बेचा है, मतलब ये एसपी है, और 20 का लॉस हो गया। 100 सीपी 20 का लॉस, यानी यहां लिखना है आपको 80। ये 80 की वैल्यू है। तो बताइए वो किस रेट पर बेचे ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। 20% लॉस का रेट हमारे पास गिवन है और 20% प्रॉफिट का रेट हमें निकालना है। तो 20% लॉस मतलब 80 हमारे पास है और प्रॉफिट 20% निकालना है, यानी यहां लिखना होगा 120। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये रुपीज वाले टर्म पर आपको ध्यान देना है। इस पर आपने किया क्या, खरीदा है तो सीपी यानी 100, बेचा है तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट जोड़ के 100 में, लॉस है तो 100 में से घटा के यहां लिखिए। और जो फाइंड आउट करना है, जो आपको निकालना है, वो हमेशा आर्टिकल के नीचे लिखिए, वस्तुओं की संख्या के नीचे आपको लिखना है। सीपी निकालना है तो 100, 20 का प्रॉफिट जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है, इसलिए मैंने 120 लिखा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो देखो, मैं ऐसे भी सीधे सीधे भी आप कटा सकते हो। 0 0 कट गया, चार्ट से कट गया 2 बार में, चार्ट से कट गया 3 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12 रुपए में 10, 12 रुपीज में 10। आप सीधे चाहो तो 120 इंटू 4 और 80 इंटू 5 करके भी कर सकते हो, काट के छोटा कर लेना, यानी 6 रुपए में 5। ये हमारे पास आंसर आया। यानी अगर दुकानदार 4 रुपए में जब 5 टॉफी बेचता है और उसे 20% का लॉस हो जाता है, तो 20% का लाभ लेने के लिए उसे 5 टॉफियों को 6 रुपए पर बेचना पड़ेगा। इस रेट पर उसे सेल करना पड़ेगा, तब जाके वो 20% के लॉस से 20% के प्रॉफिट पर आ जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 2 छोटे छोटे वेरिएशंस की बात की, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं लिए क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास था हमारा। तो इस पर हमने बात की और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिन्हें आप कर लीजिएगा और जिनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हमारे पास बात हो गई इन 2 वेरिएशंस की। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएशन पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ऐसे जुड़े रहें हमारे साथ और अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, पढ़ाई अपनी जारी रखें, चाहे कोई परिस्थिति हो। आप विद्यार्थी हैं और आपका ये कर्म है पढ़ाई करना, और हम आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और हमारी सारी क्लासेस ऐसे ही लाइव आपको मिलती रहेंगी। और इसकी सारी जानकारी, जो भी शेड्यूल वगैरह है हर सब्जेक्ट का, वो आपके फेसबुक पेज, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सेंड कर दी जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।